हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नया और एक टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट जो है मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस करके हम लोग थियोरेटिकल पार्ट भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स के बारे में बोला है कि डिटरमाइन एन IBFS टू फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग पहला तो हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, सेकंड हम लोगों का रॉ मिनिमा मेथड है, थर्ड हम लोगों का कॉलम मिनिमा मेथड है, फोर्थ मैट्रिक्स मिनिमा मेथड है और फिफ्थ हम लोगों का VAM दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ये 5 मेथड मैंने डिस्कस किया है। हालांकि मैं आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में जस्ट पहले मेथड को ही डिस्कस करूंगा। बाकी नेक्स्ट और जो क्लासेस बनेगा वो एक एक क्लास में एक एक मेथड को डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो क्योंकि हर एक मेथड को एक क्लास में ही डिस्क्राइब करेंगे तब जाके बहुत लंबा मतलब वीडियो क्लास बनने वाला है, तो इसी वजह से क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं जस्ट एक एक मेथड को ही डिस्कस करूंगा। इस मेथड को जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये फर्स्ट मेथड मैंने यहाँ पे पिक किया है, तो उस हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मैं फर्स्ट उस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसको पहले सॉल्व करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर तुम लोगों को मिलने वाला है उस लेक्चर में तुम लोगों को मिलेगा रॉ मिनिमा मेथड, तो बने रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट मतलब सेकंड नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाला है वो कॉलम मिनिमा मेथड और उसके बाद मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, देन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये मेथड तो ऑलरेडी VAM में है, ये जो भी है तो VAM मेथड। ठीक है, तो देर ना करते हुए इस मेथड को पहले शुरू करते हैं। और हम लोगों के पास ये एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो वैसे भी सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा, तो उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला गया है अभी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम लोगों को इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है, IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो यहाँ से पहले हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे और पर्टिकुलर उसी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में हम लोग टोटल कॉस्ट मतलब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हम लोग निकाल लेंगे पर्टिकुलर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सब तो हम लोग कर लेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते। इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस टेबल में क्या क्या चीज है। ये हम लोग का ओरिजिन है। मान लो किसी एक जगह से दूसरे जगह पे तुम्हारा कोई भी कंपनी या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ भी हो, वहां से प्रोडक्ट्स किसी जगह पे जाने वाला है, वहां से प्रोडक्ट किसी जगह पे जाने वाला है, मतलब किसी डेस्टिनेशन पे जाने वाला है। तो ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक जाने का जो खर्चा होगा वो 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, मतलब मान लो 10 यूनिट ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक 10 यूनिट कुछ भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो डिलीवर किया जा रहा है ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक, तो हर एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज। तो 10 यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 into 10 50 रुपीज। ठीक है, तो ये जस्ट पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे गिवन है। ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक 5 रुपीज पर यूनिट, ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 2 तक 3 रुपीज पर यूनिट, ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 3 तक 6 रुपीज पर यूनिट। इस तरीके से पूरा टेबल कंस्ट्रक्शन किया गया है कि ये सब मतलब ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए पर यूनिट कॉस्ट, डिफरेंट डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हम लोगों ने ये एग्जांपल पे लिया। हालांकि एक चीज याद रखना कि जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम हम लोगों का बनेगा, वो प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन हम लोगों को गिवन होगा, तो वो रॉ मिनिमा मेथड, सॉरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या फिर रॉ मिनिमा मेथड या फिर यहाँ पे जो भी मेथड गिवन है, एक क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए तो बाकी जो भी क्वेश्चन देगा तुम इजीली कर पाओगे सबके सब क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी को बहुत अच्छी तरीके से, पर्टिकुलर इस एग्जांपल को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है, तभी जाके बाद में कुछ भी क्वेश्चन गिवन होगा तो इजीली कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे गिवन है अवेलेबिलिटी और यहाँ पे गिवन है डिमांड।
ठीक है। ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों का कुछ डिमांड होना जरूरी है। तो जो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, मतलब जिस भी डेस्टिनेशन पे कुछ चीज पहुंचाना है, तो वहां पे कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा कि मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए, तो मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए, दैट मीन्स जैसे कि डेस्टिनेशन 1 पे 16 क्वांटिटी चाहिए, ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3 तीनों को मिला के 16 क्वांटिटीज डेस्टिनेशन 1 पे चाहिए। ठीक है। अब कौन सा क्या चाहिए ये तो डेस्टिनेशन 1 को ही पता है। इधर ओरिजिन 1 से हो सकता है, या फिर ओरिजिन 1 ओरिजिन 2 से हो सकता है, या फिर ओरिजिन 2 ओरिजिन 3 से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो डेस्टिनेशन ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जो मतलब सप्लाई होगा कुछ भी, उसमें डिमांड कितना है, डेस्टिनेशन 1 का डिमांड 16 क्वांटिटी है, डेस्टिनेशन 2 का डिमांड कितना है 18 क्वांटिटी, डेस्टिनेशन 3 का डिमांड कितना है 31 क्वांटिटी, और डेस्टिनेशन 4 का डिमांड कितना है 25 क्वांटिटी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी गिवन है। अवेलेबिलिटी में क्या है, मतलब ओरिजिन 1 में हम लोगों के पास कितना चीज अवेलेबल है, जितना चीज अवेलेबल होगा उसी हिसाब से ना वो डिलीवर कर पाएगा, है कि नहीं। तो ओरिजिन 1 पे अवेलेबल क्वांटिटी हम लोग का 19 क्वांटिटी है, ओरिजिन 2 पे अवेलेबल क्वांटिटी 37 क्वांटिटी अवेलेबल है, और ओरिजिन 3 से ओरिजिन 3 पे अवेलेबल क्वांटिटी हम लोग का 34 क्वांटिटी है। तो ये हम लोगों के पास पूरा टेबल गिवन है, जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है कि क्या क्या चीज यहाँ पे क्या क्या मीन करता है एक्चुअली। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी मेथड हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो भी मेथड 1 2 3 4 5 जो भी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, बट कुछ भी मेथड से तुम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करो, तो वहां पे सबसे पहले क्या देखना जरूरी होता है, सबसे पहले देखना जरूरी होता है जो टेबल गिवन है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और अब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है वो भी जानना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग कंफ्यूजन में रह जाएंगे। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो होता है जिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल और टोटल डिमांड, ठीक है, टोटल सप्लाई टोटल डिमांड अगर बराबर हो गया, सप्लाई मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी बोल सकते हो, तो जितना अवेलेबल रहेगा उतना ही तो सप्लाई करने का मतलब वहां पे टेंडेंसी रहेगी। तो जितने अवेलेबल क्वांटिटी, टोटल अवेलेबल क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल डिमांड, या फिर टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड, ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत कुछ बोला जा सकता है। टोटल अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डिमांड ऐसे बोल सकते हो, या फिर टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड बोल सकते हो। अब इसका मतलब यहाँ पे डिमांड जितना सारा है उतना ही अगर अवेलेबल क्वांटिटी है तब जाके बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या फिर जितना अवेलेबल क्वांटिटी है उतना ही अगर डिमांड हो गया तो वहां पे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे इसी टेबल में हम लोग को वही सबसे पहले देखना है कि ये हम लोग का बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग कौन सा करेंगे, ये नॉर्थ टू वेस्ट कॉर्नर रूल, इसको हम लोग कभी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन पूरा यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन ही है पूरा का पूरा। तो अभी इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ से ही सोल्यूशन डाल देता हूँ। ठीक है। ये तो पूरा का पूरा हम लोग का क्वेश्चन ही है, मैं इसी को डायरेक्टली सोल्यूशन ना मिटा के मैं डायरेक्टली सोल्यूशन यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है। मुझे टेबल से चाहिए सब कुछ, जो भी निकालना है वो टेबल से निकालेंगे। अच्छा, एक चीज बोल देता हूँ, आई थिंक सभी ने क्वेश्चन लिख लिया है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा तो क्वेश्चन को पहले लिख लो इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद मैं सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो सोल्यूशन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बहुत कुछ रिमूव करूंगा, जो रिमूव करने से हम लोगों का एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बाकी चीज को रिमूव करके बिठाएंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी चेक करना है। इसमें टोटल क्वांटिटी क्या है देख लो, तो 4 + 7 11, 11 + 9 20,
3 plus 3 6 plus 7, sorry 3 plus 3 6 plus 1 7, 7 plus 2 9 90। अब इस तरफ देखते हैं 6 8 14, 14 plus 1 15, 15 plus 15 का 5, 5 plus 5 10। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया ना ना सर ठीक है। तो 7 plus 4 11 20 82, यहाँ पे 3 plus 3 6 plus 1 7 9 90, 5 plus 1 sorry 6 plus 8 14, 14 plus 1 15, 15 plus 5 20 का 0, और 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 plus 2 9। मतलब इस तरफ ऐड करने से भी 90 मिल रहा है, इस तरफ ऐड करने से भी 90 मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग का ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सिंस टोटल available quantity is equal to total demand. So the transportation problem is balanced। ठीक है, मैंने इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को T और P इस तरीके से दे दिया। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें चेंज क्या करना है, तुम सभी लोगों को यहाँ पे मतलब नए से टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, नए से टेबल बनाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे रिमूव करके तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कॉलम और रो को इस तरीके से बॉक्स के जैसा बना दो, इस तरीके से, और जो कॉस्ट गिवन है वो कॉर्नर में लिख दो। तो अब हम लोगों का सॉल्यूशन इस हिसाब से बनेगा। सभी लोगों को कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बनाना है, सभी लोगों को नए से टेबल बना के बाद में हम लोगों को ये सब कॉस्ट को कॉर्नर में फिट करना है। कॉस्ट को कॉर्नर में फिट कर सकते हो या फिर कॉस्ट को मिडिल में रख के तुम एलोकेशन को कॉर्नर में रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो तुम चाहो जैसे चाहो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो कॉस्ट है, कॉस्ट को मैंने कॉर्नर में फिट कर दिया है। ठीक है, तो कॉस्ट को कॉर्नर में अगर फिट कर दिया है तो उस हिसाब से हम लोग अभी चलेंगे। अब एलोकेशन यहाँ पे देखना जरूरी होता है। एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन मतलब जैसे कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला जो सब प्रोडक्ट्स या फिर जितना क्वांटिटीज पहुंचने वाला है, वो सब क्वांटिटीज हम लोगों का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटीज हम लोगों को यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से मैक्सिमम अवेलेबल क्वांटिटी हम लोगों को सेट करना पड़ेगा वो भी देखेंगे। और एलोकेशन मतलब जिस सेल, मतलब ये सब हर एक रूम जो है यहाँ पे, हर एक रूम, ये जो एक रूम है इस तरीके से, ये जो एक रूम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब रूम्स हम लोगों का सेल बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ये हम लोगों का पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है, तो ये सेल 1,1 बोला जाएगा। ये रूम क्या बोला जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेल 1,2 बोला जाएगा। तो इस तरीके से इन सब सेल को फिल करना, मतलब ये सब क्वांटिटीज से जो सेल फिल होगा वो होगा हम लोगों का एलोकेशन। ठीक है, तो करने के बाद और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अब अगर अभी तक एलोकेशन क्लियर नहीं हुआ
तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या बोला गया है वो हम लोग देखेंगे पहले। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल नाम में ही सब कुछ है। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा साइड होता है? अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का नॉर्थ, ये हम लोग का साउथ, ये हम लोग का ईस्ट, ये हम लोग का वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट हम लोग का ये चल जाएगा, मतलब ये होगा हम लोग का नॉर्थ वेस्ट, ये होगा हम लोग का नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये अगर हम लोग का नॉर्थ वेस्ट है तो इस टेबल के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? ये भी तो सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ना। अगर इस तरीके से तुम नोटिस करोगे तो एकदम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में तो यही है, फर्स्ट जो सेल वही है। तो हर एक टेबल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसी तरीके से काम में आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अभी टोटल डिमांड और टोटल अवेलेबल क्वांटिटी में तुम्हें चेक करना है, एलोकेशन करना है ना। यहाँ पे एलोकेशन फिल करना है, यहाँ पे रूम सेल को क्वांटिटी से फिल करना है, सेल को क्वांटिटी से फिल करना है, दैट मींस एलोकेशन डालना है। तो क्या क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 16 और 19 इन दो क्वांटिटीज में से 16 और 19 में से यहाँ पे मैं क्या बिठाऊं? अगर मैंने यहाँ पे 19 बिठाया तब जाके तो जितना डिमांड था डिमांड से ज्यादा बढ़ गया ना, डिमांड से ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे डिमांड से ज्यादा कैसे हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तुम्हें अगर 10 क्वांटिटी मतलब चाहिए, तुम्हें अगर दे दिया 50 क्वांटिटी, तो तुम बाकी 40 क्वांटिटीज का तुम कॉस्ट कैसे पे करोगे? वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना डिमांड है उस हिसाब से ही हम लोग मतलब लेना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से ही लेना चाहिए ताकि तुम उसी हिसाब से पे कर सको, ठीक है। तो मेरे पास डिमांड 16 क्वांटिटी है और अवेलेबल क्वांटिटी हम लोग का 19 है। अगर मैं 16 क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड के हिसाब से अगर ले लूं, मैंने 16 क्वांटिटी डिमांड के हिसाब से यहाँ पे ले लिया जो अवेलेबल क्वांटिटी को भी फुलफिल कर रहा है। अवेलेबल क्वांटिटी में 19 है, मतलब 3 एक्स्ट्रा वहां पे प्रेजेंट है, मतलब एक्स्ट्रा रह जाएगा 3। वो एक्स्ट्रा 3 इस किसी सेल में यहाँ पे बिठा सकते हैं। बट डिमांड मतलब वो जो डिमांड 16 क्वांटिटी है इससे ज्यादा अगर ले लिए तब तो ये अनबैलेंस जैसा बन जाएगा सब कुछ। तो इसी वजह से हम लोगों का डिमांड और सप्लाई इन दोनों का कंपैरिजन में जो मिनिमम वैल्यू होता है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। तो इन दोनों में से मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट में क्या डाल सकता हूँ? 16 नहीं डाल सकता हूँ, 19 तो नहीं डाल सकता। 19 डालने से दोनों मतलब ऐसा वैल्यू डालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो दोनों को सेटिस्फाई करे और उन दोनों में मैक्सिमम, जैसे कि देखा जाए तो इसका और इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बैठेगा, बट ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो फिल कर दिए। उसके बाद हम लोग इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ। जैसे कि ये हम लोग का फिल हो चुका है ना। देखो तुम यहाँ पे अभी नहीं डाल सकते, यहाँ पे डालोगे तो 16 प्लस समथिंग होके 16 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी तुम डालोगे तो 16 प्लस समथिंग होके 16 हो जाएगा, मतलब 16 से ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स ये कॉलम तो गया, इसके साथ और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे और कोई एलोकेशन नहीं डाल सकते, कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे 19 है, 19 में से अभी कौन सा चेक करना है? फिर से तुम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अकॉर्डिंग देखो, ये भी तुम्हें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से ये दिखाई देगा। तो इसमें तुम जब एलोकेट करोगे कितना वैल्यू है? 3 वैल्यू है, तो तुम यहाँ पे 3 वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 वैल्यू डालने से तुम्हारा ये क्या खत्म हो जाता है ना, ये रॉ भी खत्म हो जाता है। अब तुम्हारे पास ये जो 6 सेल्स है, इस 6 सेल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लगाना है। फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो तुम्हारा यही वाला प्रेजेंट होता है, तो इसके और इसका टोटल डिमांड और इसका टोटल अवेलेबल क्वांटिटी इन दोनों में कंपेयर करो तो मिनिमम वैल्यू कितना है? 18 और 37 में से 18 मिनिमम है। तो जो 18 यहाँ पे बिठा देंगे तब जाके ये 3 डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे 15 क्वांटिटी डालू, क्वांटिटी अगर 15 डालू तब जाके देखो यहाँ पे 15 प्लस 3 यहाँ पे 18 हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स मेरा ये सेल खत्म, मतलब ये कॉलम खत्म। तो ये कॉलम खत्म होने से अभी कौन सा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से फिर से देखो, अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से ये कॉर्नर दैट इज मतलब 9। तो 9 के लोकेशन में तुम्हें पुट करना है। 15 प्लस कितना तुम्हारा 37 बनेगा।
22, यस 22। तो 22 डालने से देखो 31 और 37 में से मैंने 22 डाला, 22 डालने से मेरा 37 कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे जो 31 है 31 से 22 कम है, मतलब दोनों साइड से मेरा पूरा का पूरा करेक्ट है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 31 है, फिर से तुम देखो तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये तुम्हारा सेटिस्फाई करने वाला है, ये कॉर्नर में ये है। तो 31 और 22 में से मतलब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 9, और 9 यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे 25 देना ही जरूरी है, क्योंकि 9 + 25 भी 34 होता है, और इधर कुछ भी नहीं है और 25 यहाँ पे फुलफिल हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा का पूरा मतलब एलोकेशन डाल दिया है। तो दैट मीन्स एलोकेटेड सेल कौन सा है, जहां पे मतलब एलिमेंट डाला गया है वो एलोकेटेड सेल है, ये एलोकेटेड सेल है, ये एलोकेटेड सेल है, ये और ये सब एलोकेटेड सेल्स है। अगर ये सब एलोकेटेड सेल्स है तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर बनने वाला है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे अभी इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन किस तरीके से बनता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी। तो therefore the IVFS by North West Corner rule are IVFS by North West Corner rule में क्या है हम लोग का, ये जो एलोकेशन जो यहाँ पे फिट हुआ है उन सब का वैल्यू इसके पोजीशन के हिसाब से, जैसे कि मैं अगर इसको डालूं x11 पोजीशन के हिसाब से, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x11 का वैल्यू 16, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो x12 का वैल्यू 3, ये फर्स्ट रो, उसके बाद ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए x22 का वैल्यू 15। ठीक इसी तरीके से हम लोग का बाकी सब वैल्यूज, जैसे कि ये हम लोग का सेकंड रो और थर्ड कॉलम के हिसाब से x23 का वैल्यू 22, उसके बाद सेकंड रो, और सेकंड रो में तो और कुछ नहीं है, तो अभी थर्ड रो में चले जाएंगे। थर्ड रो में क्या है, थर्ड रो मीन्स 3, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 में कितना वैल्यू है 9, उसके बाद ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो x34, तो इस हिसाब से हम लोग का यहाँ पे 25 बनता है। दैट मीन्स हम लोग का ये सब एलोकेशन है, x11 ये सब हम लोग का एलोकेशन है, और एलोकेटेड सेल हम लोग का इस हिसाब से तुम लोगों को पता है। एलोकेटेड सेल x11 ये जो रूम है 11 सेल हम लोग का एलोकेटेड सेल है, ये नॉन एलोकेटेड सेल है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों का एलोकेटेड सेल ये सब है। तो यहाँ पे क्या चीज देखा जा रहा है कि ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक 16 क्वांटिटी मतलब जा रहा है। ठीक इसी तरीके से ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 2 तक 3 क्वांटिटीज जा रहा है। तो देयरफॉर transport 16 units and 3 units from origin O1 to destinations D1 and D2 respectively
मतलब हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक 16 क्वांटिटी 16 यूनिट्स, और ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 2 तक 3 यूनिट्स या फिर 3 क्वांटिटीज हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक इसी तरीके से बाकी भी हम लोग लिखेंगे। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों को तो कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। रब करने से भी तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ये एडजस्ट करते हैं। ये डेस्टिनेशन मैं मिटा देता हूँ, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ लिखना कम होगा उस हिसाब से। ये अवेलेबिलिटी भी मिटा देता हूँ। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ। तो अब जैसे कि मैंने ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 डेस्टिनेशन 2 तक ट्रांसपोर्ट किया ये इतना इतना यूनिट, तो ठीक इसी तरीके से ओरिजिन 2 से डेस्टिनेशन 2 और डेस्टिनेशन 3 पे जा रहा है इतना ट्रांसपोर्ट 15 units and 22 units from origin O2 to destination D2, तो डेस्टिनेशन D2 है, डेस्टिनेशन D3, डेस्टिनेशन से D2 एंड D3 रेस्पेक्टिवली, डेस्टिनेशन D2 एंड D3 रेस्पेक्टिवली। आई थिंक दिखाई देगा होगा। तो ठीक इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट कितना यूनिट 9 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन 3 टू ट्रांसपोर्ट 9 यूनिट्स एंड 25 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन O3 टू डेस्टिनेशंस D3 एंड D4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये सब कंप्लीट। तो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो सब हम लोगों ने लिख लिया है। तो ये सब भी सभी लोगों को समझ में आ गया है शायद। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग IBFS तो निकल गए, अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे इस IBFS के अकॉर्डिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर निकालेंगे IBFS के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटाना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ। टेबल को मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि टेबल को चाहिए और भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए जरूरत है। तो therefore total transportation cost TC ये भी बोला जाता है इज इक्वल टू समेशन CIJ I और J वेरी कर रहा है यहाँ पे। I जैसे कि 1 2 3 तक जा रहा है और J जैसे कि 1 2 3 4 तक जा रहा है। ठीक है, तो चाहो तो I इज इक्वल टू 1 2 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 2 3 और J इज इक्वल टू 1 2 4 और CIJ XI। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे जस्ट एलोकेटेड सेल जो है वो, नॉन एलोकेटेड सेल में एलिमेंट नहीं है, दैट मींस जीरो कंसीडर कर लेंगे तो फिनिश हो जाएगा। तो जस्ट ऑल एलोकेटेड सेल के हिसाब से कॉस्ट को निकालना है। तो ये एलोकेटेड सेल के हिसाब से 5 into 16 कॉस्ट है। ये एलोकेटेड सेल के हिसाब से क्या है 3 into, तुम चाहो तो इसको इलाबोरेटली लिख सकते हो जैसे कि C11, ये एलोकेटेड सेल C11 into X11 ये क्या है प्लस C12
इंटू x12 इस तरीके से एलोकेटेड सेल। नॉन एलोकेटेड सेल में एंट्री नहीं है, दैट मींस 0 हो जाएगा तो बाकी फिनिश। उसके बाद फिर से तुम इस एलोकेटेड सेल में जाओगे तो प्लस C22 X22, ठीक है, प्लस C23 X23, उसके बाद प्लस C33 X33 प्लस C34 X34 इस तरीके से हम लोग डाल देंगे। अभी फॉर्मूला वैल्यू बिठा दो, 5 into 16 प्लस 3 into 3 प्लस 7 into 15 प्लस 9 into 22 प्लस 7 into 9 प्लस 5 into 25। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे 9 होगा, प्लस 7 into 15 कितना होगा, 105 होगा, 9 into 22 कितना होगा, 18, 8, 9, 1 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 63 प्लस 125। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना होने होगा, 5, 10, लास्ट में 0, 5, 10 और 3। I50 आने वाला है आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, हम लोग इसी हिसाब से इसी तरीके से एग्जैक्टली इन द सेम वे हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को आई थिंक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोगों का इस तरीके से है। मैंने जस्ट IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला है, ठीक है। हालांकि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, बाद में पांचों मेथड को IBFS सॉल्व करने के बाद हम लोग बाद में वो ऑप्टिमल सोल्यूशन भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोगों को ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो बाकी हम लोगों का जो बाकी चार जो हम लोगों का मेथड्स है वो चारों मेथड मैं फिर से डिस्कस करूंगा, तो बने रहना पड़ेगा सबको मेरे साथ। तो आज का टॉपिक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यहाँ पे ही एंड करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।